इस राष्ट्रीय सेमिनार में मैं स्वागत करता हूं श्री देवेंद्र शर्मा का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की इस पावन पवित्र भूमि पे। मैं स्वागत करता हूं श्री वीरेंद्र लाठर का, डॉक्टर वीरेंद्र लाठर, और मैं अभिनंदन वंदन करता हूं हमारे रमनदीप सिंह मान का कि किसान कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे अभी। आओ बैठकर विचारें ये समस्याएं, सभी इन समस्याओं को विचार करने के लिए आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। और हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर वीरेंद्र लाठर। आप डॉक्टरेट हैं जेनेटिक्स में, आप प्रोफेसर रहे हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आप प्रोफेसर साइंटिस्ट रहे हैं ICAR में। और मैं निवेदन करता हूँ और अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ दोबारा से हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र लाठर। आदरणीय दुष्यंत जी और सभी साथियों, सबसे पहले MDU टीचर एसोसिएशन और ताऊ देवीलाल विकास परिवार का धन्यवाद, मुझे बुलाया है, अपने विचार रखने का मौका दिया है। जैसे बाकी से वक्ता बोल चुके हैं, कृषि एक बड़ी समस्या होकर बन गई है। कृषि किसान की समस्या है, ये तो सब मानते हैं, पर सच्चाई क्या है, कृषि पूरे देश की समस्या है। आज आप अखबार उठाइए, आप टीवी पे डिस्कशन देखिए, एक ही डिस्कशन है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिसके जवान और जिसके किसान और जिसका विज्ञान आत्महत्या करना शुरू कर दे। आम आदमी आत्महत्या करे कोई दिक्कत नहीं आती, पर विचारक लोग, जो मेहनती लोग हैं, जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो अगर आत्महत्या करेंगे तो देश कौन बचाएगा भाई? देश नहीं बचेगा। अब सवाल आता है कि क्या हुआ हरित क्रांति के थ्रू। हरित क्रांति ने देश को आत्मनिर्भर किया खाद्यान्न में। 1965 से लेके आज तक 6 गुना पैदावार बढ़ी है हमारी। देश में आज भी पैदावार की कोई कमी नहीं है, भरपूर पैदावार हम लोग ले रहे हैं, हर साल ले रहे हैं। जिस देश में हर साल अकाल पड़ते थे, बंगाल फैमिन, बंगाल अकाल जो 1943 में पड़ा, 20 लाख लोग भूख से मर गए थे। और हमारे हरियाणा में जहां रोहतक बैठे हैं, जो लोग आज 80 साल से ऊपर के हैं, डडदैया भी उनमें से आते हैं, वो बताएंगे आपको कि इस रोहतक में भी कितने अकाल पड़ते थे। 5 साल में 1 साल अकाल पड़ता था यहां भी, और लोग घास की रोटी बना के खाते थे यहां पे। तो हमें सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए सर छोटू राम का, जिन्होंने भाखड़ा डैम की नींव रखी। उस भाखड़ा डैम के थ्रू हमारे पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में सिंचाई व्यवस्था हुई। उसके बाद धन्यवाद करना चाहिए हमें डॉक्टर बारलोग का, जिन्होंने बोनी गेहूं की किस्में पैदा की। उन किस्मों ने हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हरित क्रांति का नींव रखी, और उसको आज भी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से सारी दुनिया जानती है, जिनको 1974 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उसके बाद समस्या कहां आई है? पैदावार कोई समस्या नहीं है, सिंचाई कोई समस्या नहीं है, तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब किसी नेता से पूछो, कि बहुत सारे नेता बार बार बकवास करते रहते हैं कि किसान दारू पीते हैं साहब, किसान कर्जा लेके खा जाते हैं साहब। अरे सवाल यह है कि कर्जा लिया क्यों उसने? 1985 से लेके 2018 तक आज तक की हालत यह है कि हमारा MSP लाभकारी नहीं है। अब कहेंगे साहब लाभकारी कहां से आ गया वर्ड? ये लाभकारी किसको बोलते हैं? कुल लागत पर 50% लाभ देना, उसको लाभकारी बोलते हैं। कुल लागत पर। कुल लागत क्या होती है? C2 कॉस्ट। अगर ये देते हैं तो लाभकारी है, लेकिन सरकार ने बहानेबाजी करके 33 साल तक किसानों को ठगा, लागत से कम पर MSP डिक्लेयर करके।
तो पहला लूट कहां हुई? किसान की सरकार के द्वारा, जिसने किसान का अनाज, किसान का उत्पादन लागत से कम पर खरीद के किसान को ठगा। तो शायद दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जिसने इस तरह बेशर्मी से किसान को ठगा, जो लागत से भी कम पे खरीद कर रही है। दूसरी बेईमानी एक और हुई, एमएसपी की पूरी एक्सरसाइज गवर्नमेंट करती है, किसान नहीं करते। उसके लिए पूरा महकमा बना रखा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना रखे हैं इस काम के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए। एमएसपी की पूरी एक्सरसाइज होने के बाद गवर्नमेंट अपनी एमएसपी डिक्लेयर करती है। उस एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद उस एमएसपी को कानून ना बनाकर प्राइवेट ट्रेडर पे लागू नहीं किया। आज की सिचुएशन क्या है कि एमएसपी सिर्फ सरकारी खरीद के लिए है, और सरकारी खरीद कितनी है? वो कुल कृषि उत्पादन का मात्र 6% है। समझिए इस बात को। एमएसपी जिसका हम झगड़ा कर रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, अरे लगा तो दोगे, किसके लिए लगा रहे हो? 6% सरकारी खरीद के लिए सिर्फ। बाकी 94% खरीद कौन खरीदता है? बिचौलिए खरीदते हैं, आड़ती खरीदते हैं। उन पे एमएसपी लागू नहीं है आपका, और एमएसपी लागू नहीं हो तो क्या होगा? वो एमएसपी से कम पर खरीदते हैं। अब आप समझिए दो बातें। पहली तो सरकार ने एमएसपी कम रख दिया लागत से, उसने लूट लिया आपको। उसके बाद कानूनी ना बनाकर सरकार ने, क्योंकि एमएसपी कानून नहीं बनाया, तो उसके बाद बिचौलियों ने, आड़तियों ने आपको लूट लिया। तो डबल मार हुई किसान की। तो मेरा सभी से निवेदन है, और इस सभा में उपस्थित माननीय दुष्यंत जी से निवेदन है कि एमएसपी को कानून बनवाइए। अगर किसान को बचाना है तो, और इस देश की कृषि को बचाना है तो। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एमएसपी को कानून बनाइए, एमआरपी एक्ट की पैटर्न पर, तर्ज पर। देश में एमआरपी एक्ट लगा हुआ है, पूरे देश में कानून है कि कोई भी शॉपकीपर एमआरपी से ज्यादा पे सामान नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो क्या होगा? 3 साल की जेल होगी, 1 लाख रुपए फाइन होगा, और उसका ट्रेडिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि एमएसपी को भी कानून बनाइए एमआरपी एक्ट के तर्ज पर, जिससे किसी उपज मंडी में अगर कोई भी ट्रेडर इससे कम पे खरीदता है, उसको 3 साल की जेल हो, 1 लाख रुपए फाइन हो, और लाइसेंस कैंसिल करो उसका। भाई मात्र एमएसपी को कानून बनाने से किसान को, हिंदुस्तान के किसान को लगभग 1 करोड़ सालाना फायदा होता है। जब इतना फायदा होगा तो किसान क्यों कर्जा उठाएगा? वो कर्जबंद क्यों है? क्योंकि सरकार भी लूट रही है उसको, और बिचौलिए लूट रहे हैं। आपकी गोभी जो है 5 रुपए चलती है आपके घर से, 2 रुपए चलती है। वही गोभी 3 स्टेप आगे जाके 35 से 50 रुपए हो जाती है। तो ये बीच का जो मार्जिन है, कितना बड़ा मार्जिन है? ये 500% तक मार्जिन है। तो एमएसपी कानून बनने के बाद ये मार्जिन कम हो जाएगा, तो उपभोक्ता को, कंज्यूमर को लॉस नहीं होगा इसका। ओनली थिंग इज, जो बीच का कमीशन एजेंट है, बिचौलिया जो है, उसका मार्जिन कम हो जाएगा। तो एमएसपी कानून बनने का सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सरकारी खरीद आज भी एमएसपी रेट पे होती है, और एमएसपी कानून बनने का कंज्यूमर को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी ज्यादा पेमेंट कर रहा है। लेकिन एमएसपी एक्ट बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? किसान का शोषण जो बिचौलिए कर रहे हैं वो रुक जाएगा, और किसान को 100 से 200% ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद कौन किसान बैंक में कर्जा लेने जाएगा भाई?
तो बार बार डिमांड उठती है कर्ज माफ कर दो। अरे कर्जा लेने की सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि आप लोगों ने उसको शोषण किया है। इस शोषण की वजह से इस डिमांड कर्जा लेना पड़ा उसको। तो आप पहले शोषण रोकिए अपना। और शोषण रोकने का मतलब क्या है? किसान तो अपने आप में बहुत मजबूत है। तो इसीलिए मैं आपको एक संदेश देने आया हूं कि एमएसपी को कानून बनवाइए। अगर आप नेता हैं, दुष्यंत जी हैं, बाकी लोग भी होंगे, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू और पार्लियामेंट में डिस्कशन के थ्रू इस मुद्दे को उठाइए। अगर आप प्रेस में रिपोर्टर हैं तो राइटिंग के थ्रू अपने इस मुद्दे को उठाइए। और आप आम जन हैं तो डिस्कशन में सभी लेवल पे इसको डिस्कस कीजिए कि एमएसपी को कानून बनाइए। यही इस समस्या का पक्का हल है, परमानेंट सॉल्यूशन है। धन्यवाद। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर वीरेंद्र लाठर जी, आप इतनी दूर से चल के हमारे बीच में आए और इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की इस पावन पवित्र भूमि पे आपके पधारने का हम दोबारा से वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कहते हैं 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं तो दिल पे रखकर हाथ कहिए क्या बात आजाद है। इन शहर की कोठियों से मेरे मुल्क की मैयार को न मापिए, मेरा असली हिंदुस्तान तो गाँव में आबाद है। और हमारे